दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बायोलॉजी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। दोस्तों पोषण का हमारा टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, वहां से कार्बोहाइड्रेट की वीडियो को आप अवश्य देख लें। ठीक है, आज हम दूसरे न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोटीन की खोज किसने की थी और प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है और प्रोटीन का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोटीन। तो देखिए प्रोटीन की हम बात करें तो प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो प्रोटीन की जो खोज की थी वह की थी जे बर्जीलियस ने। ठीक है, 1938 में जे बर्जीलियस नामक व्यक्ति ने प्रोटीन की खोज की थी। प्रोटीन के द्वारा मानव शरीर का लगभग 15% भाग बना होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें से 15% भाग जो है प्रोटीन का बना होता है। आगे देखिए, ये बड़े अणु होते हैं तथा एमिनो अम्ल की इकाइयों से बने होते हैं। ये देखिए, ये शब्द आपको याद रखना है प्रोटीन के टॉपिक में। ठीक है, जो प्रोटीन के जो अणु बने होते हैं वह एमिनो अम्ल की छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, या फिर हम ये कहें कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वह एमिनो अम्ल होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहां देखिए एमिनो अम्ल प्रोटीन की इकाई होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि एवं प्रतिक्रियाओं के लिए आवश्यक है, यानी प्रोटीन का काम हमारी बॉडी में क्या होता है, तो प्रोटीन जो है हमारी शारीरिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, कोशिकाओं की मरम्मत के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ये जो है हम कार्यों को बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, बस आप यहाँ इतना याद रखिए कि प्रोटीन जो है शारीरिक वृद्धि यानी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, चलिए प्रोटीन की कमी से शिशुओं में मैरास्मस और वयस्कों में क्वाशियोर्कर रोग हो जाते हैं। ठीक है, ये दो रोग आपको याद रखने हैं। प्रोटीन की कमी से जो है शिशुओं में, छोटे बच्चों में मैरास्मस नामक रोग हो जाता है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है, और वयस्कों में क्वाशियोर्कर रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रोटीन में जो है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये सब प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और कुछ मात्रा में सल्फर, फास्फोरस, लौह तत्व आदि तत्व भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है कार्बन के एक कठोर अणु होते हैं। आगे देखें, मुख्यतः 20 प्रकार के प्राकृतिक एमिनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं। जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था कि जो प्रोटीन के जो अणु बने होते हैं वह एमिनो अम्ल की इकाइयों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, प्रोटीन के निर्माण में 20 प्रकार के प्राकृतिक एमिनो अम्ल भाग लेते हैं। केवल 20 प्रकार के एमिनो अम्ल भाग लेते हैं, जिसमें से 20 एमिनो अम्ल में से 10 जो है अनावश्यक होते हैं। यहाँ देखिए 10 जो है अनावश्यक होते हैं। एक मिनट, यहाँ 10 जो है अनावश्यक होते हैं और 10 आवश्यक होते हैं। मतलब अनावश्यक 10 होते हैं जो हमारी बॉडी में खुद से संश्लेषित हो जाते हैं, और 10 की हमें आवश्यकता होती है वातावरण से, जो भोज्य पदार्थ हम लेते हैं उसमें से हम 10 एमिनो एसिड्स को लेते हैं। ठीक है, तो 20 प्रकार के एमिनो एसिड से जो है प्रोटीन के अणु का निर्माण होता है, जिसमें से 10 बाहर से लिए जाते हैं और 10 हमारी बॉडी में खुद से संश्लेषित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारे शरीर में 50,000 से 1,00,000 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं, जो इन्हीं 20 अमीनो अम्ल के द्वारा बनी होती हैं। ठीक है, तो आपको यह पॉइंट याद रखना है कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई एमिनो अम्ल होती है, और 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर सभी प्रोटीन्स का निर्माण होता है। चाहे वो 50,000 प्रकार की प्रोटीन हो या 1,00,000 प्रकार की प्रोटीन हो, सभी का निर्माण इन्हीं 20 एमिनो एसिड से होता है। ठीक है, आगे देखिए। एमिनो अम्ल के बहुलक पेप्टाइड बंध या एमाइड बंध के द्वारा एक आपस में जुड़कर एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसे पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। जैसा कि मैं यहां पर देखिए, मैं आपको समझाता हूं। छोटे छोटे एमिनो अम्ल के अणु मिलकर एक चेन बनाते हैं, जिसके बीच में ये जो बॉन्ड बना होता है, इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बंध या
एमाइड बॉन्ड, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड या एमाइड बॉन्ड, इससे मिलकर जो है अमीनो अम्ल के अणु जुड़े होते हैं, ठीक है। ये इसी तरीके से एक बहुलक का रूप बनाते हैं जिसे हम नाम देते हैं पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया होगा, एमिनो अम्ल के बहुलक पेप्टाइड बॉन्ड या एमाइड बॉन्ड से आपस में जुड़कर एक चेन बनाते हैं जिससे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, ठीक है। चलिए, और यही पॉलीपेप्टाइड्स, बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड ये चेन जो है जुड़कर ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में हजारों एमिनो अम्ल के अणु होते हैं। ये जो अभी यहां पर ये चेन बना के दिखाई है, इसी तरीके के बहुत सारे हजारों की संख्या में एमिनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड या एमाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं, ठीक है। आगे देखिए प्रोटीन के प्रकार। तो 3 प्रकार की प्रोटीन होती हैं, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन, ठीक है। तो इन तीनों प्रकार की प्रोटीन के बारे में आइए देखते हैं एक एक करके। चलिए आगे देखते हैं प्रोटीन के प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले सरल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन क्या होती हैं? ऐसे प्रोटीन जो केवल एमिनो अम्ल से बने होते हैं, यानी एमिनो अम्ल से केवल बने होते हैं, ऐसे प्रोटीन को सरल प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये 2 आपको एग्जांपल याद रखने हैं, जैसे एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, ठीक है। वहीं बात करें संयुग्मी प्रोटीन की, तो ऐसे प्रोटीन जिनके निर्माण में किसी अन्य तत्व के अणुओं का भी योगदान होता है, संयुग्मी, यानी किसी के साथ युग्म बना के ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनमें आते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन जो कि गुणसूत्र और राइबोसोम में पाई जाती है, ठीक है। और ग्लाइकोप्रोटीन, हिपेरिन आपको याद रखनी है। देखिए हिपेरिन एक ऐसी प्रोटीन होती है जो ब्लड में पाई जाती है और हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स जो होती हैं उसमें ब्लड को क्लॉट होने से बचाती है हिपेरिन, ठीक है। चलिए फास्फोप्रोटीन जो है, जो कैसीन प्रोटीन होती है, दूध में जो पाई जाती है, वह फास्फोप्रोटीन का एग्जाम्पल है, ठीक है। हीमोप्रोटीन की बात करें तो हीमोप्रोटीन में आयरन पाया जाता है, ठीक है। और लाइपोप्रोटीन जो रक्त के और प्लाज्मा और सीरम में पाई जाती है, लाइपोप्रोटीन जो है रक्त, प्लाज्मा और सीरम में पाई जाती है, ठीक है। तो ये होती हैं संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी, अब इससे देखिए शब्द से ही पता चल रहा है, देखिए प्रोटीन बाद में लगी है, उससे पहले एक नया शब्द इसमें लगा हुआ है। यहाँ देखिए न्यूक्लियो है, यहाँ ग्लाइको, यहाँ फॉस्फो, या हीमो, या लाइपो, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि ये संयुग्मी प्रोटीन है, ठीक है। तो सरल प्रोटीन आई होप समझ गए होंगे और संयुग्मी प्रोटीन भी आपकी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन। ये डिराइव्ड प्रोटीन कौन सी होती हैं? ऐसे प्रोटीन जिनका निर्माण अन्य प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन द्वारा होता है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टोन्स, ठीक है। ये एक ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण अन्य प्राकृतिक प्रोटीन के निर्माण के जल अपघटन द्वारा होता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार थे, ये 3 प्रकार की प्रोटीन होती हैं। अब आगे देखते हैं प्रोटीन के कार्य। चलिए प्रोटीन के कार्य, क्या क्या कार्य होते हैं प्रोटीन के? तो यह कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करती है, सबसे पहला काम। वहां सबसे अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि यह शारीरिक वृद्धि करती है और प्रतिक्रियाओं को करती है। तो प्रोटीन जो होती है वह कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत का कार्य करती है, यानी हमारी जो मसल्स जो बनती हैं वह प्रोटीन से ही बनती हैं, ठीक है। और कुछ प्रोटीन हार्मोन के संश्लेषण में भी भाग लेती है, यानी हार्मोन के निर्माण में भी कुछ प्रोटीन्स भाग लेती हैं। आगे यह एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा करती हैं। आपने एंटीबॉडीज का नाम सुना होगा, एंटीजन एंटीबॉडीज का, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज जो होती हैं वह शरीर की सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती हैं। आगे हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का संवहन करती है। देखिए हमारे ब्लड में एक प्रोटीन पाई जाती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? वह ऑक्सीजन का परसंचरण करती है, यानी ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करती है। वो फेफड़ों से ऑक्सीजन को ले जाती है कोशिकाओं तक, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के रूप में ऑक्सीजन का परसंचरण या संवहन करती है, ठीक है। आगे देखिए मेटाबॉलिज्म उपापचय, मेटाबॉलिज्म को बोला जाता है उपापचय। जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हें मेटाबॉलिज्म का मतलब कहते हैं उपापचय।
मेटाबॉलिज्म में एंजाइम के रूप में कार्य करती हैं। जब हमारे शरीर में पाचन क्रिया होती है तो यही प्रोटीन एंजाइम के रूप में काम करती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंजाइम जो है किसके बने होते हैं, तो एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, चलिए स्रोत की बात करें तो स्रोत में दूध, अंडा, मांस, मछली, पनीर, दाल, बहुत सारे स्रोत हैं। ठीक है, ये स्रोत कॉमन हो जाते हैं, तो इन्हीं में यही स्रोत आते हैं, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ लीजिए या थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन की बात करें, यहां से आपको प्रश्न अवश्य देखने के लिए मिलेगा। बड़े ध्यान से आपको ये जितनी भी प्रोटीन मैंने कराई हैं ये आपको याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले बात करें हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिसंचरण करती है, यानी ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है हीमोग्लोबिन। दूसरी प्रोटीन लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन जो है वसा का परिसंचरण करती है। ये हमारी जो स्किन है, ये स्किन में जो चमक हमें दिखती है ये फैट के कारण दिखती है। यहाँ वसा जो है जमा हो जाती है और इसे जमा करने का काम करती है लाइपोप्रोटीन। यहाँ पर टिश्यूज पाए जाते हैं, यानी एडियोपोज टिश्यूज कहते हैं। तो लाइपोप्रोटीन जो है एडियोपोज टिश्यूज में वसा को स्टोर करती है। ठीक है, चलिए आगे देखें। थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन, ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटीन हैं। थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन ये दोनों रक्त का थक्का जमाने में हेल्पफुल होती हैं, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन। ठीक है, आगे देखिए कैसीन। कैसीन दुग्ध प्रोटीन है, दूध में पाई जाती है। और कल हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था शुगर के बारे में, दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है, तो बताइए। दूध में कल शुगर पढ़ाई थी, लैक्टोज। ठीक है, चलिए आगे देखिए ग्लूटेलिन्स। ये ग्लूटेलिन्स जो है अनाजों, गेहूं, चावल आदि में पाई जाती है। ठीक है, ग्लूटेलिन्स। आगे बात करें एक्टिन और मायोसिन, ये भी पेयर में आपको याद रखनी है। ये दो आपको पेयर में याद रखनी है, एक्टिन और मायोसिन, और थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन। ठीक है, तो एक्टिन और मायोसिन जो है मांसपेशियों में पाई जाती है, ये मसल्स में पाई जाती है एक्टिन एवं मायोसिन। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन जो है कोशिका में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन गुणसूत्रों में पाई जाती है। वहीं आगे देखें इंटरफेरोन। इंटरफेरोन जो है वायरस अटैक से हमें बचाती है। इंटरफेरोन वायरस अटैक से हमें बचाती है। मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन मांसपेशियों में ऑक्सीजन का संचय करती है। यानी मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में डिफरेंस समझिए। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिसंचरण करती है, मतलब ले जाने का काम करती है। ठीक है, ऑक्सीजन को ले जाती है हीमोग्लोबिन, और मायोग्लोबिन जो है मांसपेशियों में ऑक्सीजन का संचय करती है। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ गए होंगे। आगे देखिए प्रोलेमाइंस। प्रोलेमाइंस जो है ये दालों में पाई जाती है। ठीक है, प्रोलेमाइंस दालों में पाई जाती है। और उसके बाद एल्ब्यूमिन, शल्ब्यूमिन, ये दोनों प्रोटीन एल्ब्यूमिन और शल्ब्यूमिन दोनों अंडे में पाई जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद फेसियोलिन। फेसियोलिन प्रोटीन मटर में पाई जाती है, और जॉइंस प्रोटीन मक्के में पाई जाती है। तो दोस्तों ये इतनी सारी जितने हुए प्रोटीन मैंने आपको यहाँ पर नोट कराई हैं, आप बड़े अच्छे से याद कर लेना। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन में एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि 1 ग्राम, कल जो हमने लिखवाया था 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। और तो 1 ग्राम प्रोटीन के, ये भी आप नोट कर लेना, ऑक्सीकरण से भी 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, पर ये कंडीशन कब आती है, देखिए हम मुख्य स्रोत की बात, मतलब मुख्य न्यूट्रिएंट्स की बात करें कि एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, तो वह होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, वह होता है कार्बोहाइड्रेट्स। यानी एनर्जी की जब बात होगी तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एनर्जी हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। कल लिखाया था 80% एनर्जी जो है शरीर की कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट हम लेना बंद कर दें तो हमें एनर्जी कैसे मिलेगी, क्योंकि हमें जो हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो किस तरीके से होती हैं, वो कैसे होती हैं, वो एनर्जी के द्वारा होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जब लेना बंद कर देते हैं तो उसके बाद में जो है वसा कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में परिवर्तित होकर हमें एनर्जी देती है। ठीक है, वसा से भी मैं नोट कराऊंगा आपको। कल जो अगला जो टॉपिक आने वाला है वो हम वसा लिपिड के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वसा से हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है।
ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जब खत्म हो जाता है या हम लेना बंद कर दें तो उसके बाद वसा जो है ऊर्जा में परिवर्तित होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। अगर वसा भी खत्म हो जाए, जब ज्यादा ही कंडीशन खराब हो जाए, भूखमरी वाली कंडीशन आ जाए, यानी हम ये कहें भूखमरी यानी कुपोषण वाली जो कंडीशन होती है, उसमें प्रोटीन जो है, प्रोटीन हमें ऊर्जा प्रदान करती है, प्रोटीन हमें ऊर्जा प्रदान करती है, और प्रोटीन हमें करती है 4 किलो कैलोरी। ठीक है, 4 किलो कैलोरी। तो कार्बोहाइड्रेट करती है 4 किलो कैलोरी, ठीक है, और वसा करती है 9 किलो कैलोरी, और प्रोटीन 4 किलो कैलोरी। लेकिन प्रोटीन जो है भूखमरी वाली कंडीशन में, कुपोषण वाली कंडीशन में हमें एनर्जी प्रदान करती है। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा प्रोटीन का टॉपिक। अगर प्रोटीन से क्वेश्चन आपके सामने आता है परीक्षा में तो आपका यकीनन गलत नहीं होगा, या मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।